Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. This is Bhavya Chaudhary and today I am taking your third lecture of modern history, that is India on the Eve of British Conquest Part 2. Earlier we have done India on the Eve of British Conquest Part 1 in second lecture of modern history. So I am starting this lecture but उससे पहले हम थोड़े questions करेंगे ताकि हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, जो हमने किया है वो हमें समझ आया है कि नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 देखा है देन आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, बहुत इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statement about Shah Alam II. Consider the following statement about Shah Alam II. So first statement is the reign of Shah Alam II saw the second battle of Panipat and battle of Buxar. So is it right statement कि शाह आलम 2 के टाइम पर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, he was taken under the East India Company's protection as per the terms of Treaty of Allahabad. क्या ऐसा कुछ हुआ था? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी 1764 में तो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। तो फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, तो फिर उसके बाद इनको कंपनी के प्रोटेक्शन में रखा गया। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। और बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इन 1761 बिटवीन किस के बीच में हुई थी? बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड versus Marathas. So the next question. Read it carefully. Consider the following statement about battles of Panipat. In earlier lecture, we have covered this topic about battles of Panipat. So first statement is the first battle of Panipat in 1526 was between Akbar and Himu. Is it correct statement? No. क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, बट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ मुगल रूल। It is correct? Is it correct? Yes, it is correct, because in 1556 it was held between Akbar and Hemu, and Akbar won the battle, और जिससे क्या हुआ कि जो मुगल रूल है वो कंटिन्यू रहेगा। इस वाली बैटल ने ये डिसाइड किया, ठीक है। थर्ड, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैड पुट एन एंड टू द मराठा एम्बिशन ऑफ रूलिंग ओवर इंडिया। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761 में बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो जीत गए थे और मराठास हार गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनका एम्बिशन था कि उनको इंडिया पे रूल करना है वो अधूरा रह गया। तो ये भी गलत है। तो कौन सी वाली इसमें है? सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट रॉन्ग था, सेकंड एंड थर्ड आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अहमद शाह अब्दाली। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक अबाउट अहमद शाह अब्दाली। तो दो इन्वेडर्स से, एक्सटर्नल इन्वेडर नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। He was elected as successor of Nadir Shah. Is it correct statement? Yes, it is correct. Next, he defeated the Maratha in the third battle of Panipat.
इट इज ऑल्सो करेक्ट, उन्होंने हराया था। थर्ड, he had recognized आलमगीर टू एज द मुगल एम्परर एंड रोहिला चीफ नजीब उद्दौला एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इज इट करेक्ट? यस। इन लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको, ये 2-3 बार लाइन रिपीट की थी, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी। आंसर विल बी डी। क्यों? क्योंकि ये भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी, उन्होंने मराठास को हराया था और आलमगीर टू को एज ए मुगल एम्परर बनाया था और नजीब उद्दौला को मीर बख्शी बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, इट्स डी, आंसर विल बी डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर देखा होगा वो तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग पोर्शन आपका जो है, रिमेनिंग पोर्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी वापस, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है। लास्ट लेक्चर जो हुए हैं मेरे, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, एक्चुअली मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन हिस्ट्री जो होती है उसको वो कनेक्शन के थ्रू ही पढ़ी जाती है। अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है तो उसको स्टोरीज के बेसिस पर और कनेक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ना चाहिए, तभी वो चीज़ें याद रहती हैं। तो मैंने जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 बताया था, फर्स्ट में वी कवर्ड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन, और सेकेंड लेक्चर में वी हैव डन इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पार्ट 1, और आज थर्ड लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहूंगी ताकि आपको सब याद रहे। तो एक क्विक रिकैप हो जाए कैसे कैसे सब चीजें हो रही थी, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हम एक टाइमलाइन बनाते हैं पहले, सबसे पहले 1500, 1600 और 1700। यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था इस वाले टाइम पीरियड में आपके यूरोपियंस आ रहे थे, पोर्टुगीज, ठीक है, 1498 में आ गए थे। फिर उसके बाद आपके आए थे डच, जो आ गए थे आपके 1596 में। ओके, देन थर्ड आपके आए थे इंग्लिश, इंग्लिश आए थे आपके 1600 में। के बाद आपके आए थे डेन्स, देन आपके आए थे फ्रेंच 1664 में। डेन्स केम इन 1602। तो ये मैंने आपको कुछ बताया था, वापस रिपीट कर रही हूँ। ओके, तो पोर्टुगीज हैड एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कैलिकट, डच हैज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। आई थिंक ये आपको अब तक रट जाना चाहिए। इंग्लिश हैज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, Danes has established their first factory in Tranquebar, that is Tanjore, Tamil Nadu, and French established their first factory in Surat. हम ये लेक्चर 1 को कवर कर रहे हैं क्विक रिकैप देके, ठीक है, क्योंकि ईपीएफओ में ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्टुगीज वाज वास्को ड गामा, जो आए थे
एंड हु गेव अ वार्म वेलकम टू वास्को डा गामा, वो थे जैमोरिन, ठीक है, जैमोरिन। और मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप लोग बताएंगे कि वो कौन से गुजराती पायलट थे जिन्होंने वास्को ड गामा को हेल्प की थी इंडिया आने में। यू हैव टू टेल इन कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये 3 मंथ्स तक रुके थे, ठीक है। उसके बाद आए थे आपके कैबरल, जिन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी किधर, कैलिकट में। उसके बाद आपके आए थे फर्स्ट गवर्नर अल्मेडा, जिनकी फर्स्ट गवर्नर थे पोर्टुगीज के अल्मेडा, और जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी, ओके, ये इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। देन आपके आए थे एल्बकर, इनको रियल फाउंडर कहा था, रियल फाउंडर। इन्होंने सती प्रथा बैन की थी, और क्या क्या किया था इन्होंने, इन्होंने सुल्तान से गोवा स्नैच कर लिया था, ठीक है, गोवा स्नैच कर लिया था। एंड लास्ट वाज निनो द कुन्हा, निनो द कुन्हा। इन्होंने क्या किया था, अपना हेड क्वार्टर शिफ्ट किया था फ्रॉम कोचीन टू गोवा। तो ये दिस व्हाट वी हैव कवर्ड इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ पोर्टुगीज, ठीक है। ये हमने पोर्टुगीज के बारे में कर लिया था। डच का जो फर्स्ट पर्सन थे, ही वॉज हाउटमैन, आपको ये याद रखना है, बस डच के बारे में यही है, ठीक है। देन इंग्लिश के बारे में, ठीक है। डेन्स के बारे में तो सिर्फ ये था कि चैनक्योबार में आए थे, और इनकी प्रिंसिपल सेटलमेंट क्या थी, सेरमपुर। प्रिंसिपल सेटलमेंट क्या थी इनकी, सेरमपुर, सेरमपुर में, सेरमपुर में, ठीक है। इंग्लिश के बारे में सबसे पहले आपके आए थे कैप्टन विलियम, यू रिमेंबर, कैप्टन विलियम आए थे, फिर थॉमस रो आए थे, फिर ऐसे करके चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है। और ये सबसे पहले अकबर के टाइम में आए थे, ठीक है। और फिर इन्होंने सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, ठीक है, ये याद रखना है। देन डेन्स के बारे में तो सिर्फ यही है कि सीरमपुर में इन्होंने अपना प्रिंसिपल सेटलमेंट किया था, और फर्स्ट फैक्ट्री दे स्टैब्लिश इन तंजोर, तमिलनाडु। उसके बाद फ्रेंच, फ्रेंच में हमने देखा था ड्यूप्ले के बारे में, फ्रेंच आर्मीज के बारे में, जो कर्नाटिक वॉर हुई थी, और ड्यूप्ले जो थे वो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स में से एक थे, ठीक है। फिर एक हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो यू हैव टू टेल इन कमेंट्स कि बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में कौन लीडर्स थे। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश वॉज हेल्ड इन, कब हुई थी, ईयर, ईयर पूछा है मैंने, और किस किस के बिटवीन हुई थी, ब्रिटिश की साइड से कौन थे और फ्रेंच की साइड से कौन थे, ब्रिटिश की साइड से कौन थे और फ्रेंच की साइड से कौन थे। ये तो पता है कि ब्रिटिश जीत गए थे, बट आपको उन दोनों लीडर्स के नाम बताने, बिकॉज वो आपके लिए ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते, ओके। माइट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस साइड। एंड जो 3 कार्नेटिक वॉर हुई, 3 कार्नेटिक वॉर, 3 कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट वॉर जो हुई थी कार्नेटिक वॉर 1740 से लेकर 48 के बीच में, उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, यू हैव टू टेल, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। फिर उसके बाद आपकी सेकेंड वॉर हुई, देन आपकी थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई, उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, यू हैव टू टेल, तो ये बताना है। चलिए बता ही देती हूँ, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अब, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। ये हमने फर्स्ट लेक्चर, वी हैव कवर्ड दिस। मैंने आपको एक क्विक रिकैप दे दिया है, जिससे आपको अगर चीजें फर्स्ट 2 लेक्चर्स में भी याद नहीं होंगी, तो अब वो थर्ड लेक्चर में याद हो जाए। क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप जब लेक्चर देखें तो आपको वो तभी तुरंत सब चीजें याद हो जाए, कुछ ज्यादा ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत तो करनी है बट स्मार्टली, ओके।
हमने अभी तक देखा 1500, 1600 और 1700, ठीक है। अब हम एक टाइमलाइन बनाएंगे, दैट इज 1700 से 1600 और 1700, ठीक है। ये सब चल रहा था, ये मिड अर्ली 18th सेंचुरी है, दिस इज कॉल्ड अर्ली 18th सेंचुरी। ओके, 1600 में देख लिया था हमने, ठीक है। तो इन लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2, व्हाट वी हैव कवर्ड, weak successor of Aurangzeb. Aurangzeb died in, the question might be asked from here, when Aurangzeb died. So he died in 1707, ठीक है। तो इसके बाद वीक रूलर्स आने लगे, वीक रूलर्स आने लगे, वीक रूलर्स आए, ठीक है। औरंगजेब के जो बड़े बेटे थे प्रिंस मुअज्जम बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, इन्होंने क्या क्या किया था, इंपॉर्टेंट पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई थी बहादुर शाह वन ने, और इनको शाह बेखबर भी कहते थे। कौन कहते थे? किलिच खान, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए थे? जहानदार शाह, जहानदार शाह, विद द हेल्प ऑफ, इफ यू रिमेंबर, जुल्फिकार खान, जुल्फिकार की हेल्प से आए थे। जुल्फिकार खान हैज इंट्रोड्यूस इजारा सिस्टम। इट वाज इजारा सिस्टम, रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था, पता होना चाहिए। एंड जहानदार शाह ने और एक अच्छा काम किया था, ही अबॉलिश्ड जजिया, ही अबॉलिश्ड जजिया। तो व्हाट इज जजिया? यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट्स। देन आपका आए फारूक सियार, फारूक सियार बिकम द एम्परर विद द हेल्प ऑफ whom? सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। तो आपको एक और क्वेश्चन, यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट्स, सैयद ब्रदर्स के नेम बताने हैं दोनों के, ठीक है। देन फारूक सियार ने एक गोल्डन फरमान दिया था, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश को काफी हेल्प मिली थी उससे। देन फारूक सियार के बाद आए रफी उद्दरजत, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये है कि इनका शॉर्टेस्ट पीरियड था, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड। देन आफ्टर इनके बाद आए रफी उद्दौला, रफी उद्दौला, रफी उद्दौला ये सैयद बदर से लेकर आए थे, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, और साथ में इनका नाम रखा था शाह आलम, शाहजहां टू, शाहजहां टू। द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, व्हिच मुगल एम्परर also known as was also known as Shahjahan II? So answer is Rafi ud Daula. Then after him मोहम्मद शाह came, ये भी सैयद ब्रदर की हेल्प से आए, मोहम्मद शाह, ये तो आप इनको अच्छे से जानते हो, इनका नाम रंगीला रोशन अख्तर भी है, ठीक है। इनके टाइम पे ही नादिर शाह आए, इनके टाइम पे बाजीराव वन ने रेड की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर हिम अहमद शाह केम, अहमद शाह के बारे में कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बट वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, किबला आलम उद्दम बाई की हेल्प से वो रूल करती थी बेसिकली, और ही वॉज इनकॉम्पिटेंट रूलर, और वो बेसिकली खुद से रूल नहीं करती थी, उनके एक क्या कहते थे, एक जावेद खान थे, एक नोटोरियस इनुक थे, उनकी हेल्प से वो रूल किया करते। आफ्टर अहमद शाह हु केम, अहमद शाह के बाद आपके आए आलमगीर टू, आलमगीर टू। वाई ही इज फेमस? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इनके टाइम पर, बैटल ऑफ प्लासी, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देन शाह आलम टू, इनके टाइम पर कौन कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, ये हुई थी। बक्सर हुई थी 1764,
एंड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ठीक, चलिए शाह आलम 2 के बाद आपके आए थे अकबर 2, जो कि वाई he was famous because he gave the title of Raja to Raja Ram Mohan Roy. Okay, and last one was Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो थे मुगल एम्पायर जो है कंप्लीटली खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ओके, अब इसके साथ साथ क्या चल रहा है, इसके साथ साथ क्या क्या चल रहा है, के साथ साथ क्या क्या चल रहा है, अब देखते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प कर सकता है क्विक रिवीजन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये सब तो हो रहा था, ठीक है, ये सब हो रहा था कि वीक रूलर्स आ गए थे। इनके साथ साथ क्या हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ यही हो रहा था। आज जो मैं आज पढ़ाऊंगी आपको स्टेट्स के बारे में, जो रीजनल स्टेट्स राइज हो रही थी, वो भी सब साइड में चल रहा था। कहने का मतलब ये जो वीक रूलर्स थे ये सब चल रहे थे, से बहादुर शाह 1 से लेकर और जफर तक मैं बोलूं ये था। ठीक है, डोंट कंफ्यूज्ड, बहादुर शाह 1 वो मैंने अभी पहले करा दिया, इससे बता रही हूँ मैं, ये सब चीजें हो रही थी। इसके साथ साथ आपकी स्टेट्स जो थी, क्योंकि जब मुगल जो थे वीक हो गए थे तो स्टेट्स भी 3 उसमें डिवाइड हो गई थी। एक तो हो गई थी सक्सेसर स्टेट्स, एक थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और एक थी न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो सक्सेसर स्टेट्स में कौन कौन सी थी? बंगाल, हैदराबाद और अवध। ठीक है, ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगी इसके बारे में। ठीक है, ये सब। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कौन सी थी? मैसूर, केरला, ठीक है, ये था। और न्यू स्टेट में आपके थे मराठास, जाट, ठीक है, ये सब हो रहा था। ठीक है, ये उधर वीक रूलर्स का सब चल रहा था, और इधर ये जो स्टेट्स हैं ये भी 3 तरह डिवाइड हो गई थी। ठीक है, ये सब चीजें भी साथ में चल रही थी। और साथ साथ में इधर इधर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट भी हो रहा था, जो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगी। ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन है, बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, वो कैसे कर रहे थे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सारी कनेक्टेड है, तो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें उसको कनेक्ट करके पढ़ें। ठीक है, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस कम गलत होंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अभी मैंने आपको बताया जैसे अभी मैंने आपको नवाब बंगाल के बारे में बताया, अवध जो है स्टेट थी, ये राजपूत स्टेट्स उभरेंगी। ठीक है, और साथ साथ में ये निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास हो गए। ठीक है, इधर आपके दुरानी एम्पायर, अहमद शाह वाला। ठीक है, इधर आपकी जो सिख मिसल्स हैं ये भी मैं बताऊंगी, इधर मुगल्स थे। तो ऐसे जो है चीजें हो रही थी, ऐसे स्टेट्स जो थी उभर रही थी। आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। ओके, तो राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस में देखेंगे राइज एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, केरला, राजपूत स्टेट्स एंड जाट स्टेट एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मतलब जब रूलर्स
जो थे मुगल जो लेटर मुगल्स में जो रूलर्स आ रहे थे वो बहुत वीक होते जा रहे थे, क्योंकि सेंट्रल जो लीडरशिप जो चाहिए थी स्ट्रॉन्ग, वो नहीं थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, जितनी भी स्टेट्स थी, रीजनल स्टेट्स थी, चाहे वो सक्सेसर हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, वो सब उभर रही थी। तो सब अपने अपने उसमें अपने आप को स्टैब्लिश करने में लग गए, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर मुगल्स ने क्या किया, बहुत कोशिश की कि वो राजपूत के साथ जो है अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, बट क्या हुआ था, राजपूत के साथ पहले इतनी सब चीजें हो चुकी थी, औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारी चीजें हो चुकी थी बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंडिफरेंस और जो पॉलिसीज थी आपकी औरंगजेब की। तो राजपूत जो है अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। राजपूत नो लॉन्गर ट्रस्टेड द मुगल्स। देन मराठास एम वाज एट फर्स्ट लिमिटेड ओनली टू रिगेनिंग कंट्रोल ओवर महाराष्ट्र। पहला जो था मराठास का कि वो सिर्फ महाराष्ट्र पे कंट्रोल करना चाहते थे, महाराष्ट्र पे कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, अभी क्या हुआ, जो मुगल एम्परर थे उन्होंने जो सरदेश मुखी और चौथ जो मराठास कलेक्ट करते थे उनमें भी वो सैंक्शंस लगाने लग गए थे मुगल एम्परर। तो जिससे क्या हुआ, मराठास और गुस्से में आ चुके थे, ठीक है। राजपूत स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर एंड ग्रोइंग एम्बिशन एंड पावर ऑफ मराठास, ठीक है। अब क्या हुआ कि राजपूत भी जो थे, मराठास भी उभर रहे थे, राजपूत भी उभर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, पूरा का पूरा मुगल एम्पायर जो था हिल चुका था। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, चौथ सरदेशमुखी। तो क्या है चौथ सरदेशमुखी? The question might be asked from here in UPSC EPFO. Basically, it is very important. Chauth and Sardeshmukhi. Chauth means चौथाई. चौथाई, what is चौथाई? 25% या 1/4. तो आपको ऐसे याद रखना है. It is 1/4. Okay, 1/4 of the land revenue paid to the Marathas in order to avoid the Maratha raid. बेसिकली ये मराठास कलेक्ट करते थे मुगल टेरिटरीज में, ये मराठास कलेक्ट करते थे मुगल टेरिटरीज में, और मुगल्स इनको क्यों ये अलाउ करते थे कि आप यहाँ पे रेड नहीं करेंगे। तो ये था चौथ, 1/4 या 25%, ठीक है। ये 25% था जो भी रेवेन्यू या वो प्रोड्यूस कर रहे। नेक्स्ट इज सरदेशमुखी। सेम ये भी वही था, मुगल्स ने मराठास को ये अलाउ किया था कि आप सरदेशमुखी और चौथ कलेक्ट करेंगे। चौथ तो था कि आप रेड नहीं करेंगे मुगल टेरिटरीज में, और सरदेशमुखी वो जगह थी, वो स्टेट्स थी जहां पे मराठास अपना जो था मानते थे कि ये उनकी हेरिडिटरी राइट्स हैं, ठीक है। और वहां से वो एक्स्ट्रा एडिशनल लेवी जो है 10% चार्जेस वहां से लिया करते थे, ठीक है। इट वॉज एन एडिशनल लेवी ऑफ 10% on those land on which Maratha claimed hereditary right. तो ये 10% था एडिशनल, वो तो ले ही रहे थे चौथ, सरदेशमुखी 10% एडिशनल था। तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरदेशमुखी जो था मैंने बताया था रेवेन्यू के लिए है। पूना जो थी कैपिटल बन गई थी मराठास की, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल क्या थी मराठास की, तो पूना। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टेटमेंट में कि इज चौथ एंड सरदेशमुखी, इज चौथ एंड सरदेशमुखी, चौथ एंड सरदेशमुखी वर इनोवेशन ऑफ मराठास? नो, वो मुगल्स की थी, ठीक है। मराठास वर ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट चौथ, चौथ मतलब 25% ऑन रेवेन्यू, और सरदेशमुखी इज बेसिकली क्या था, एडिशनल 10%, ठीक है, जहां पे मराठास अपने हेरिडिटरी राइट्स क्लेम करते। ओके, नेक्स्ट, अब चौथ और सरदेशमुखी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में क्विक रिकैप दिया, और एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपको बिल्कुल शॉर्ट कट में बताया, शॉर्ट समरी बताई, वो आपको हेल्प करेगी आज का लेक्चर समझने, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखा है तो एक बार उसको फिर से देखना, अगर समझ नहीं आया तो उससे चीजें आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। Rise of regional state. So the state that emerged as a result of decline of Mughal Empire can be classified into the following three. Three उसमें हुई थी, मैंने पहले बताया था सक्सेसर स्टेट्स। ये वो स्टेट्स थी जो मुगल के अंडर काम करती थी, ठीक है, लेकिन ये उनसे फिर क्या हुआ, टूट चुकी थी, से अवध, बंगाल, हैदराबाद, ऐसे BHA याद कीजिएगा सक्सेसर में। माय नेम इज भव्या, तो मैंने ये ट्रिक लगाई थी कि मेरे नाम में BHA है, तो दैट इज सक्सेसर स्टेट। तो B फॉर बंगाल, हैदराबाद, अवध,
आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, सक्सेसर स्टेट। फिर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, दी स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस प्राइमरली ड्यू टू डीस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल कंट्रोल। तो जब वो कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रहे तो ये जो स्टेट थी मैसूर, केरला और राजपूत, ठीक है, ये क्या हो गई, अलग हो गई। तो आप MTR है तो MKR करके याद कर सकते हो, मैसूर, केरला, राजपूत। फिर थी न्यू स्टेट जो कि रिबेल, क्या कहते हैं, एक मिनट, न्यू स्टेट्स, दीज वर द स्टेट सेट अप बाय रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। और ये बिल्कुल अलग बनी थी, जैसे मराठास, सिख, जाट और जो भी थे रीजनल, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब न्यू स्टेट है। तीन तरह से राइज हुआ रीजनल एस्पिरेशन का, एज अ सक्सेसर स्टेट, एज एन इंडिपेंडेंट एंड एज एन न्यू स्टेट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, क्योंकि मैसूर, केरला और राजपूत जो हैं आपकी किस में है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में है। सक्सेसर स्टेट में आपके कौन से हैं, बंगाल, हैदराबाद, अवध। और न्यू स्टेट में कौन कौन सी हैं आपकी, राजपूत, मराठा, सिख वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं किंगडम हैदराबाद, स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैदराबाद, it is a successor state. The founder of Asaf Jah House of Hyderabad was Kilich Khan. He is very important, na? Kilich Khan, popularly known as Nizamul Mulk. Nizamul Mulk, यही थे वो। If you remember my last lecture, तो इन्होंने मोहम्मद शाह के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स को मरवाया था। ठीक है, किलिच खान ही थे वो। ठीक है, तो फाउंडर थे कौन, असफ जाह हाउस के किलिच खान थे, और इनको निजामुल मुल्क भी कहते थे। क्या कहते थे, निजाम उल मुल्क। डोंट कंफ्यूज नहीं होना है, निजामुल मुल्क और असफ जहा एक ही है। या किलिच खान, किलिच खान, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करेगा, निजामुल मुल्क, असफ जहा और किलिच खान एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पे किलिच खान है। किलिच खान का आइडिया था कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे डेक्कन में, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाया। किलिच खान डिस्कस्ड विद द मुगल एम्परर हु हैड अपॉइंटेड मुबारिस खान। तो किलिच खान जो थे, क्योंकि जब इन्होंने ऐसा यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश की थी तो मुगल एम्परर ने इनको अपॉइंट किया था, और इनके साथ लड़ाई हुई और इन्होंने मुबारिस खान को हराया बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा 1724। तो इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा। इट वॉज फॉट बिटवीन मुगल एंड मुगल एम्परर के जो कमांडर थे मुबारिस खान प्लस कौन, निजामुल मुल्क। बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 1724 में। तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, तो ये बात भी याद रखिए। बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा इसके बीच में हुई थी, मुबारिस खान और निजामुल मुल्क, या फिर किलिच खान या फिर असफ जहाँ। ठीक, इन 1725 वो वाइसरॉय बन गए थे। उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया था, असफ जहाँ। तो ध्यान रखिएगा, जो असफ जहाँ है वही निजामुल मुल्क है, वही किलिच खान। जो असफ जहाँ है वही निजामुल मुल्क है, वही किलिच खान है। और बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा हुई थी इन 1724 और इन्होंने मुबारिस खान को हराया था। ओके, नेक्स्ट अवध। अवध, हैदराबाद हो गया, नाउ अवध। अवध देखिएगा, द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध वाज सादत खान, पॉपुलरली नोन एज बुरहान उल मुल्क। सादत खान, इफ यू रिमेंबर, I told you in my last lecture, Sadat Khan has invited Nadir Shah. Sadat Khan has invited Nadir Shah for invasion in Delhi. किसके रेन में था, मोहम्मद शाह के टाइम। ठीक है, सादत खान। सादत खान का ही नाम क्या है, बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। तो इन्होंने सैयद ब्रदर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची थी। ठीक है, और इनको कोर्ट से निकाला गया था और इन्हें नई इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली थी। तो सादत खान ने, मैंने आपको बताया था कि नादिर शाह के प्रेशर से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि वो उनसे ह्यूज बूटी
चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला था सादत खान ने उनको कि आप आइए यहाँ पे इन्वेट कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट मिलेगा। लेकिन नादिर शाह ने पहले ही बोल दिया था अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तुमसे रिपे करूँगा। तो उन्हीं के डर से ही कमिटेड सुसाइड। ही वॉज सक्सीडेड बाय सफदरजंग, सफदरजंग एज नवाब ऑफ अब। सफदरजंग इनके बाद है, सादत खान, सफदरजंग, ध्यान रखिएगा, सादत सफदर। इनके सादत के खान में भी एस और डी है और इनके नाम में भी सफदर में भी एस और डी है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। तो ये याद हो गया। नेक्स्ट बंगाल। बंगाल, तो बंगाल, मुर्शीद कुली खान फाउंडर थे इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। ही वॉज कैपेबल रूलर और इन्होंने बंगाल को प्रॉस्पेरस स्टेट बनाया। ठीक, इन्होंने 1727 में इनके बेटे है शुजाउद्दीन और उसके बाद है सरफराज खान। तो मैं इसलिए बोल रही थी सादत खान, सफदरजंग, ठीक, और बंगाल में मुर्शीद कुली खान के बाद ये आए थे आपके शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान। और इनको किसने मारा था? अलीवर्दी खान ने, अलीवर्दी खान जो कि डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के घेरिया में, और इन्होंने पावर ले ली थी। अगर लिंक करें ना इसको, तो जो आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना, बैटल ऑफ प्लासी, आप लोग बता सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी 1757? रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। तो आपको पता है सिराजुद्दौला इनके नाती थे। अलीवर्दी खान की जो बेटी थी, बड़ी बेटी, उनके बेटे थे। कहने का मतलब है अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना थे और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो ये सब ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। बंगाल, मुर्शीद कुली खान याद रखना है आपने। अब है आपके वो तीनों हो गए आपके सक्सेसर स्टेट में। नाउ राजपूत, मैसूर और केरला, ये आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मेरा नेम भव्या, BHA, ये सब क्या है? सक्सेसर स्टेट। तो बंगाल में कौन थे? मुर्शीद कुली खान, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, असफ जहां और किलिच खान, ओके। और अवध में कौन थे? बुरहानुल मुल्क और सादत खान, ठीक। अब आते हैं राजपूत स्टेट के बारे में, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स में है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो राजपूत ट्राई टू रीस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंस इन 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी में वो अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे, ठीक है, कोशिश कर रहे थे। तो मुगल रूलर जो थे बहादुर शाह ने क्या किया, जो अजीत सिंह थे उनके साथ वॉर हुई उनकी, और अजीत सिंह ने जयसिंह टू के साथ और दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर एक अलायंस बनाई। ऑल्दो ये फेवर रहा, सिचुएशन जो थी वो मुगल्स के हित में ही हुई, लेकिन क्या हुआ कि ये राजपूत किंगडम जो थी बनी थी। कहने का मतलब है कौन कौन थे? अजीत सिंह, जय सिंह टू और दुर्गादास राठौर। तो ये आपके राजपूत किंगडम के कौन थे? रूलर्स थे, ठीक। और राजपूत ने एक टाइम पे एंटायर टेरिटरी कवर की थी, फ्रॉम साउथ ऑफ दिल्ली से लेकर वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था। तो राजपूत अगर मैं इसको याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे? अजीत सिंह, जयसिंह टू और दुर्गादास राठौर। फिर नेक्स्ट है आपका मैसूर। मैसूर से आपको एक चीज नाम याद रखना है, ठीक है। मैसूर से आप याद रखेंगे हैदर अली, याद आ रहा हो आपको? हैदर अली एबलिस्ट कमांडर, उडयार डायनेस्टी, उसके बाद टीपू सुल्तान, ठीक है। ये जितनी भी वॉर हुई थी ना, एंग्लो मैसूर वॉर, वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ओके। तो दिस टेरिटरी लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ये वुडियार पावर्स रूल करती थी, ठीक है। एंड में क्या हुआ, यहाँ पे हैदर अली रूल कर रहे थे और उनके बाद कौन आए? टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान। और एक हुई थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस थी, इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं केरल, ठीक है। केरला, मार्तंड वर्मा। तो केरला से क्या याद रखना है? मार्तंड वर्मा, ठीक है, मार्तंड वर्मा। इन्होंने एक अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई थी, ठीक। त्रवणकोर इसकी कैपिटल थी, क्या थी? केरला त्रवणकोर,
केरला, त्रावणकोर और मार्तंड वर्म। ठीक, इन्होंने बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट की थी, कन्याकुमारी से कोचीन तक, और इन्होंने एक आर्मी ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, और बस यही याद रखेंगे, केरला से याद रखेंगे, त्रावणकोर कैपिटल थी, और मार्तंड वर्मा इन्होंने ये इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला बनाई। ठीक, नेक्स्ट जाट। ठीक, जाट क्या है, ये आती है न्यू स्टेट्स में। एग्रीकल्चरिस्ट जाट सेटलर जो थे वो दिल्ली, मथुरा, आगरा के एरिया में रहते थे। तो वो सबने किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, औरंगजेब के खिलाफ। क्यों, क्योंकि उनकी पॉलिसी काफी ऑपरेसिव थी, काफी गुस्से वाले थे औरंगजेब, और बहुत ज्यादा क्रूएल भी थे। ठीक है, आफ्टर सम इनिशियल सेटबैक, चूड़ामन, और ये ब्राउन सिंह नहीं है, ये है बदन सिंह। ओके, बदन सिंह को ठीक कर दिया मैंने, बदन सिंह है। इन्होंने जाट स्टेट बनाई थी भरतपुर की, लेकिन ये जो जाट स्टेट है, जब सूरजमल आए उनके टाइम पे ही ये अच्छा नेम फेम कमा पाई। ठीक है, एट दैट अंडर सूरजमल जाट पावर रीच इट्स जेनिथ। ठीक है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से किया, हर चीज अच्छे से निभाई। ठीक है, और ये कहां से कहां तक फैली हुई थी, गंगा से लेकर पूरी की पूरी आपकी साउथ चंबल तक। ठीक है, चंबल इन साउथ, इसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सूरजमल की डेथ हुई तो यहाँ से भी ये स्टेट डिक्लाइनमेंट की तरफ शुरू हो गया, और 1763 में सूरजमल की डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद ये छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो। ठीक है, नाउ सिख, ये आपके न्यू स्टेट में आ रहे हैं सिख। ये इंपॉर्टेंट है, तो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल ये चल भी रहा है, न्यूज में भी है काफी। अगर आप लोगों ने सुना होगा जो एक क्या कहते हैं, खालिस्तान, ठीक है, जो मुद्दा चल रहा है, तो उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो सिख के बारे में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू अ मिलिटेंट सेक्ट इन द डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टी। जो गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने सिख को मिलिटेंट सेक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक, बंदा बहादुर जो थे, उन्होंने लीडरशिप ली थी सिख की, और उसके बाद उनको बाद में मारा गया था। ठीक है, मैंने बताया था किनके टाइम पे, बहादुर शाह वन के टाइम। ओके, उसके बाद इन्वेजन हुआ नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का। सिखों ने जो क्या किया, अपनी अथॉरिटी को एजर्ट किया, मतलब अपनी पहचान बनाई। जब नादिर शाह और कौन आ रहे थे, अहमद शाह अब्दाली। सिख में 12 मिसल्स होते हैं। कितने मिसल्स होते हैं, 12 मिसल्स या कॉन्फेडरेसीज। तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर इन यूपीएससी ईपीएफओ कि हाउ मेनी मिसल्स आर देयर इन सिखिज्म। तो देयर आर 12। ठीक है, 12 है, कौन कौन सी हैं, 12 मिसल्स, ये ग्रुप होते हैं बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से हैं, सिंहपुरिया मिसल, अहलूवालिया, सिंहपुरिया, अहलूवालिया, रामगुरिया, फुल्कियन मिसल, कन्हीवा मिसल, हगी मिसल, सुकर चखिया मिसल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रंजीत सिंह यहीं से, इसी मिसल के थे रंजीत सिंह। ठीक है, इनके टाइम पे पंजाब काफी प्रॉस्परस था, और ये मदन सिंह के बेटे थे। निशान वालिया मिसल, करोड़ सिंघिया मिसल, दल्ले वालिया मिसल, नकाई मिसल और शहीदी मिसल। ये सारे नहीं, पर जो आपको 12 पता होनी चाहिए, और रंजीत सिंह सुकर चखिया मिसल के थे। ठीक, द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब गोज टू रंजीत सिंह। मैंने पहले ही बता दिया था, और किनके बेटे थे, सॉरी महान सिंह के, मैंने मदन सिंह बोल दिया शायद। एंड द लीडर ऑफ सुकर चकिया मिसल। तो रंजीत सिंह ब्रॉड अंडर कंट्रोल एरिया सुतलेज से लेकर झेलम तक उनके अंडर। उन्होंने लाहौर कॉन्कर किया था 1799 में, अमृतसर भी किया था बाय ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश, उन्होंने ये कॉन्कर किया था। ठीक है, रंजीत सिंह ने ब्रिटिश को राइट दिया था सुतलेज का, कि सुतलेज के जो ईस्ट वाला एरिया है वो आप रखेंगे, और सुतलेज के जो वेस्ट वाला एरिया है वो रंजीत सिंह के अंडर है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है काफी बार। नेक्स्ट, रंजीत सिंह प्रूव टू बी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, रंजीत सिंह जैसे मैंने बताया। ठीक है, और इन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया था विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, उनके साथ एक ट्रीटी हुई थी, फोर्स किया था इंग्लिश ने उनको शाह शुजा के साथ। ठीक है, ट्रीटी करने के लिए 1838 में, कि वो
ब्रिटिश ट्रूप्स को पैसेज मतलब वो रास्ता देंगे ताकि वो शाह शिया को सॉरी ब्रिटिश को वो क्या करेंगे, ट्रूप्स को हेल्प करेंगे, पैसेज देंगे पंजाब के थ्रू, ठीक है, ताकि वो शाह शुजा को काबुल की थ्रोन पे बिठा सके शाह, ठीक है। रंजीत सिंह 1839 में इनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद इनको कोई प्रॉपर इसके बाद सक्सेसर नहीं मिल पाया और उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ इसको अंडर ने ले लिया, ठीक है। अब बंदा बहादुर के बारे में बताऊंगी मैं, ठीक है। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सिख को ऑर्गेनाइज किया था और सरहिंद को कैप्चर किया था। तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड हु कैप्चर्ड सरहिंद, तो आंसर विल बी बंदा बहादुर। उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई और गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर उन्होंने सिक्के भी चलाए, ठीक है, अपनी सील के अंडर। तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर आल्सो कि हु स्टार्टेड coins in the name of Guru Nanak जी and Guru Gobind Singh, ठीक है, under his own seal। तो आंसर विल बी बंदा बहादुर। किसने की थी? बंदा बहादुर। और बहादुर शाह वन ने इनको मरवाया था, ठीक। अंडर हिज लीडरशिप सिख ऑफर्ड वेलियंट रेजिस्टेंस टू द मुगल, ठीक है। तो इनके टाइम पे काफी सिख जो थे स्ट्रॉन्ग थे और लाहौर और दिल्ली में भी उनकी टेरिटरी थी। अब देखेंगे आप नेक्स्ट, इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल ही वॉज कैप्चर्ड, फिर उनको गुरदासपुर में कैप्चर किया गया, वहां उनको मार दिया गया, ठीक। और बंदा बहादुर के जो बड़े बेटे बच्चे थे उनको भी मार दिया गया और उनको भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। इसीलिए बंदा बहादुर को उनके फॉलोअर्स उनको कहते थे सच्चा पातशाह या ट्रू एम्परर, सच्चा पातशाह। द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज आल्सो नोन एज सच्चा पातशाह। तो सच्चा पातशाह इज बंदा बहादुर, सच्चा पातशाह इज बंदा बहादुर। और व्हाट डू यू मीन बाय सच्चा पातशाह? सच्चा पातशाह इज बेसिकली ट्रू एम्परर, ट्रू एम्परर, ओके। नेक्स्ट इज सिख गुरुज के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट सिख गुरुज। तो 10 गुरुज आए हैं। द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, हाउ मेनी गुरुज आर इन सिखिज्म? सो देयर आर 10 गुरुज। तो सबसे पहले थे नानक देव, 1469 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपके सब गुरुज आने शुरू हुए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हुई थी 1708 में, उन्होंने सिख को जो गुरु सिख थे वो लास्ट थे, उन्होंने उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को अपना जो था टाइटल दे दिया था, गुरु ग्रंथ, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट गुरु नानक देव, गुरु फ्रॉम 1469 टू 1539, 1469 टू 1530। तो सिखिज्म स्टार्ट हुआ था 1469 से, ठीक है। गुरु नानक देव फर्स्ट थे 10 गुरुज में से, इन्होंने सिख फेथ स्टार्ट किया था और कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वन गॉड का। गुरु नानक देव वॉज बॉर्न इन राय भोईदी इन तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में है, नानकाना साहिब में, ठीक है। और ये इनकी डेथ हुई थी करतारपुर साहिब में, ठीक है। अभी ये आपको मतलब ये चीज तो आपको पता होगी, करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलवाया गया था, ठीक है। वो इसीलिए खुलवाया गया था क्योंकि गुरु नानक देव की डेथ हुई थी और काफी लोगों की श्रद्धा इस एरिया में थी, तो इसलिए खुलवाया गया था। और एक ये भी था कि जो लोग पार्टीशन की वजह से बिछड़ गए हैं वो सब वापस मिले, ठीक है। और ये कहाँ पे है? नैरोवल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब पाकिस्तान, राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। इन्होंने गुरु का लंगर चलाया, इन्होंने गुरु नानक देव ने, ठीक है। और जहाँ पे वो कॉमन किचन है, आपने देखा होगा गुरुद्वारा में, वहां पे सबको खाना खिलाया जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ठीक है। तो ये है, तो सम ब्राउनिंग पॉइंट्स क्या होंगे गुरु नानक देव जी की लाइफ से रिलेटेड, कि फर्स्ट गुरु थे, ही वॉज बॉर्न इन तलवंडी एंड डायड इन करतारपुर साहिब, ठीक। और उन्होंने गुरु का लंगर स्टार्ट किया था, ओके। और साथ साथ में ही एम्फसाइज द इक्वालिटी ऑफ वुमेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी ऑफ वुमेन पे जोर दिया था और पाथ ऑफ रिनंसिएशन और अथॉरिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट किया था उन्होंने, ठीक है। ये सब किया था और वो कंटेम्परेरी थे मुगल एम्परर बाबर के। तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ गुरु नानक देव? विच मुगल रूलर वाज द कंटेम्परेरी ऑफ गुरु नानक देव? तो आंसर विल बी बाबर, बाबर, क्योंकि बाबर आए थे 1526 में,
ठीक है, 1526 में थे तो ऑब्वियस है, अगर आपको ईयर याद है आप बता पाएंगे गुरु नानक देव के कंटेम्प्रेरी कौन थे। ठीक है, तो 1526 में हुई थी आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत which was fought between Babur and Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi was defeated by Babur and it laid the foundation of Mughal Empire। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट गुरु हो गए गुरु नानक देव, नेक्स्ट इज गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो 1539 से 1552 तक रहे। गुरु अंगद देव जो थे सेकंड गुरु थे, इनका इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने गुरुमुखी जो थी, जो रिटन फॉर्म है पंजाबी की स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और गुरु नानक देव की जो राइटिंग्स थी उनको कंपाइल्ड की थी गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, और इन्होंने वही गुरु का लंगर जो है, जो लंगर है उसको इन्होंने एक्सपेंड किया था। तो इनसे इंपॉर्टेंट है गुरु अंगद देव। क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड हु इंट्रोड्यूस गुरुमुखी स्क्रिप्ट, हु इंट्रोड्यूस गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो आंसर विल बी गुरु अंगद देव। हु इंट्रोड्यूस गुरु का लंगर, तो आंसर विल बी नानक देव। और विच मुगल एम्परर वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ गुरु नानक देव, तो आंसर विल बी बाबर। ओके, नेक्स्ट, तो पहले हमारे गुरु नानक देव जी हो गए, ठीक है, और फिर हो गए आपके अंगद देव। थर्ड गुरु अमरदास, तो गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास साहिब 1552 से 1574, इसके बीच में यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन थे, अकबर। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि इनके कंटेम्परेरी कौन थे, अकबर। किनके, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास साहिब, जो गुरु अमरदास है वहां से ए लेंगे और यहाँ से भी अकबर का ए, तो ऐसे याद रखेंगे, थर्ड गुरु थे और इनके कंटेम्परेरी कौन थे, अकबर। ओके, फर्स्ट गुरु अमरदास इंट्रोड्यूस अनंत कारज, तो इनके नाम में अमरदास, गुरु अमरदास जी के ही नाम से ए लिया, उससे अनंत कारज स्टार्ट हुई। मैरिज सेरेमनी थी, तो पहले सिखिज्म में भी हिंदू सेरेमनी के हिसाब से शादी होती थी, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। ठीक, उन्होंने एक मंजी और पीरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया रिलीजियस मिशन के लिए, मैन और वुमेन के लिए, और उन्हें गुरु का लंगर को और ज्यादा क्या किया, स्ट्रेंथन किया। साथ साथ में इन्होंने कंप्लीटली अबॉलिश किया क्या, कस्टम ऑफ सती और पर्दा सिस्टम, कस्टम ऑफ सती एंड पर्दा सिस्टम इन्होंने कंप्लीटली क्या किया, उसको अबॉलिश किया। ठीक, तो ये है आपके गुरु अमरदास। तो गुरु नानक देव जी के बारे में पता चल गया हमें। उसके बाद गुरु अर्जन देव, अब है आपके गुरु अमरदास साहिब, और इनसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, आनंद करज, और इनके कंटेम्परेरी कौन थे, अकबर। सब ए से हैं। कस्टम ऑफ सती को बैन किया था इन्होंने, और पर्दा सिस्टम, ठीक, और मंजी और पीरी सिस्टम भी किया था। अंगद देव, ठीक है, पहले नानक देव जी, अंगद देव, अमरदास हो गए, गुरु अमरदास। अमरदास के बाद आते हैं गुरु रामदास, फोर्थ है गुरु रामदास, 1574 से लेकर 1581, तो ये फोर्थ थे। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था फेमस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर इन द होली सिटी ऑफ सिख। तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, which guru of Sikhism has started the construction of Golden Temple of Amritsar? So the answer will be Guru Ramdas, जिनके नाम में राम जी हैं। ठीक है, गुरु रामदास। He requested the Muslim Sufi मियान मिर को, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप हरमिंदर साहिब की नींव रखें। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी हरमिंदर साहिब की, गुरु रामदास जी। तो इन्होंने क्या किया था, ब्राउनी पॉइंट्स क्या है इनके बारे में, इनके बारे में है कि इन्होंने अमृतसर सिटी को भी स्टैब्लिश किया था और फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, प्लस इन्होंने जो फेमस गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उनको भी स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन। तो गुरु रामदास, ऐसे याद रखेंगे कि इनके नाम में राम जी हैं। ठीक, नेक्स्ट गुरु अर्जन देव, रामदास जी के बाद गुरु अर्जन देव, 1581 से 1606 तक रहे। He compiled आदि ग्रंथ, स्क्रिप्चर ऑफ सिख। ठीक है, उन्होंने कंपाइल्ड की आदि ग्रंथ जो कि स्क्रिप्चर है सिख की, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन पूरी की श्री दरबार साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। स्टार्ट किसने की थी, गुरु रामदास जी ने, और कंप्लीट किसने की, गुरु अर्जन दास जी। ठीक,
इन्होंने टाउन बनाया था, फाउंड किया था तरन तारन साहिब नियर गोइंदवाला साहिब, इन्होंने एक फाउंड किया ये। और ये फर्स्ट ग्रेट मार्टियर हुए सिख हिस्ट्री में जिनको एम्परर जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, और इसलिए इनको शहीदान दे सरताज भी कहते हैं। तो पूरे सिखिज्म हिस्ट्री में दो ही गुरु को जो है परसिक्यूट किया गया है, एक को जहांगीर ने परसिक्यूट किया था जो कि है आपके गुरु अर्जन देव, और दूसरे जो गुरु थे आपके गुरु तेग बहादुर, उनको परसिक्यूट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्योंकि औरंगजेब क्या कर रहे थे, अपनी रिलीजियस जो उनकी हार्श रिलीजियस पॉलिसीज हैं उनके थ्रू वो क्या कर रहे थे, कश्मीरी पंडित का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। और इसके अगेंस्ट जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी थे उन्होंने आवाज उठाई थी और इसी की वजह से उनको उन्होंने मार दिया था, ठीक है। तो इनको गुरु अर्जन देव जी जो थे इनको शहीदान दे सरताज भी कहते हैं, क्योंकि इनको किस मुगल एम्परर ने मरवाया था, जहांगीर ने, तो याद रखना है आपको, ठीक है, जहांगीर। फिफ्थ हो गए गुरु अर्जन देव। गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु हरगोबिंद साहिब तो सन थे गुरु अर्जन देव के, और इनको सोल्जर सेंट कहते थे, ठीक है, स्मॉल आर्मी थे, और जिन्होंने ये सिखाया कि आपको अपने पास हथियार रखने हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। ही वेज्ड वॉर अगेंस्ट मुगल रूलर जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी वॉर्स लड़ी थी। क्योंकि किनके बेटे थे, अर्जन देव के। अर्जन देव को किसने परसिक्यूट किया था, गुरु अर्जन देव जी को किसने परसिक्यूट किया था, जहांगीर ने, ठीक है। तो ऑब्वियस है उनके बेटे उनका बदला लेंगे, तो जहांगीर के बाद शाहजहां, ठीक, आए। ओके, गुरु हर राय साहिब, गुरु हर राय साहिब तो ये मैन थे पीस के, वो कभी भी उन्होंने कभी डिसबैंड नहीं की आर्मी, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक तो दारा शिकोह को शेल्टर दी थी जिसको औरंगजेब ने परसिक्यूट कर लिया गया था, और ये बहुत अवॉइड करते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बहुत अवॉइड करते थे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कौन थे, गुरु हर राय साहिब, ठीक। और ये अपने मिशनरी वर्क में ज्यादा ध्यान देते थे। गुरु हरकृष्ण साहिब, गुरु हरकृष्ण साहिब तो हरकृष्ण साहिब यंगेस्ट थे, ठीक है, 5 ईयर की एज में, और इनको औरंगजेब ने बुलाया था और इनके ऊपर क्या आरोप लगाया था कि आपने इस्लाम को क्या किया है, मतलब इनके ऊपर एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी लगाई गई थी, ठीक है, और इनके ऊपर ये लगाया गया था कि आपने इस्लाम धर्म को डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक। और ये 5 ईयर्स के थे। उसके बाद आते हैं आपके गुरु तेग बहादुर साहिब 1665 से 1675। तो इन्होंने टाउन ऑफ आनंदपुर स्टैब्लिश किया था, गुरु तेग बहादुर आनंदपुर का टाउन स्टैब्लिश किया था। और इन्होंने जो फोर्स कन्वर्जन करे थे, मैं बता रही थी ना, हिंदू कश्मीरी पंडित का, उसके अगेंस्ट थे ये, और औरंगजेब ने इनको परसिक्यूट किया था। तो दो ही गुरुज जो थे सिखिज्म में उनको परसिक्यूट किया, एक गुरु अर्जन देव को बाय जहांगीर जिनको शहीदन दे सरताज कहते हैं, और दूसरे आपके गुरु तेग बहादुर। 10th गुरु लास्ट गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह साहिब। तो ही बिकेम गुरु आफ्टर द मार्टियरडम ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर। जब उनको परसिक्यूट किया तो उसके बाद ये बने थे गुरु तेग बहादुर के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्रिएट किया था खालसा, खालसा मीन्स प्योर, ठीक है, चेंजिंग द सिक इनटू सेंट सोल्जर। लास्ट थे ह्यूमन फॉर्म में। उन्होंने उसके बाद जो गुरुशिप थी वो गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी थी कि इसके बाद कोई गुरु नहीं होगी, ठीक। तो गुरु ग्रंथ साहिब देखते हैं, इन गुरु ग्रंथ साहिब को हम आदि ग्रंथ भी कहते हैं, और ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक। और इसके अंदर एक्चुअल वर्ड और वर्सेस हैं जो कि आपके सिख गुरुज ने कहा है, जितने भी 10 गुरुज हैं उन्होंने। इट इज कंसिडर्ड सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ठीक है, जो कि सिख रिलीजन में मानते हैं। सिख रिलीजन कब स्टार्ट हुआ था, 1469 में तो गुरु नानक जी बॉर्न हुए थे, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट है मराठास। तो अंडर कैपेबल लीडर ऑफ पेशवा मराठा जो थे, मुगल अथॉरिटी काफी जो थी अंडर द कैपेबल लीडरशिप ऑफ पेशवास द मराठास अपरूटेड द मुगल अथॉरिटी। उनको मराठास ने मुगल अथॉरिटी को वहां से हटा दिया था, कहां से, गुजरात मालवा से, ठीक है। और उन्होंने इनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था अहमद शाह अब्दाली ने इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। याद है ना आपको, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, एंड अहमद शाह अब्दाली हैड डिफीटेड मराठास इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत।
तो मराठास क्विकली रिकवर्ड फ्रॉम डिफीट एंड ऑफर द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया, क्योंकि काफी सारी हेल्प इन्होंने भी की है, हम आगे वो आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज रोहिलखंड फर्रुखाबाद, सॉरी, रोहिलखंड फर्रुखाबाद। तो नेक्स्ट है रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। तो ये जो स्टेट है रोहिलखंड की, ठीक है, ये बनाई थी बंगश पठान ने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अफगान माइग्रेशन आ रहे थे इंडिया में और उन्होंने बनाया था। तो अली मोहम्मद खान ने एडवांटेज लिया था क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने एक किंगडम बनाई थी रोहिलखंड, ठीक है। और ये कौन सा एरिया था? हिमालयन फुटहिल्स पे जो कुमाऊं है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ, वहां का एरिया। और उसके बाद जो मोहम्मद खान बंगश थे, इन्होंने, मोहम्मद खान बंगश अफगान थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई थी ईस्ट ऑफ दिल्ली में फर्रुखाबाद के पास, ठीक है। तो ये फारूक सियार और मोहम्मद शाह के टाइम पे हुआ था। तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन आल्सो, ठीक है। तो इन द रेन ऑफ विच टू मुगल एम्परर मोहम्मद खान बंगश हैज एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम अराउंड दिल्ली विच इज फर्रुखाबाद। तो आंसर विल बी फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह, फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह। तो आपको याद होगा ना कि फारूक सियार के बाद दो और रूलर आए थे, रफी दौला, पहले रफी उद्दरजत जो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए आए थे, देन रफी उद्दौला, फिर मोहम्मद रफी उद्दौला जिनको शाहजहां टू भी कहते हैं, फिर आए थे आपके मोहम्मद शाह। तो उस बीच में इन्होंने, मोहम्मद खान बंगश ने ये किंगडम स्टैब्लिश किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आशा करती हूँ आपको ये जितने भी वीक रूलर्स थे आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। मेरी जो है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप जो भी लेक्चर्स में देख रहे हैं वो तभी तुरंत याद करें, ओके। बट आपको अटेंशन के साथ देखना पड़ेगा इसको। चलिए अब ये मैप देख लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा मैप। अब देखिए, ये सिखिज्म वाला एरिया, यहाँ पे राजपूत थे, ये रोहिलखंड बना था। अभी बंगश पठान वाला मैं जो बता रही थी, ये बिहार वाला मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक। ये हैदराबाद, ये मराठाज हैं आपके, ठीक है। और आपके ये मैसूर, ठीक है। और बस इसमें यही है फिलहाल, ठीक है। इलाहाबाद हो गया। तो ये सब है। इस मैप को देखिएगा, जितनी भी एरियाज हैं जो डार्क हैं वो ब्रिटिश के अंडर थी मिड 18th सेंचुरी में। जैसे ये नॉर्दर्न सरकार्स हो गया और ये वाला एरिया मिड 18th सेंचुरी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासे हो गई थी ना 57 में, ठीक। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गई, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला ब्रिटिश के अंडर आ गया था, दीवानी राइट्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो क्विक रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं हम वापस, ताकि हमें याद हो जाए क्या। फिर से सक्सेसर स्टेट हैदराबाद निजामुल मुल्क, बंगाल मुर्शीद कुली खान, और अवध सादत खान और बुरहान मुल्क। इंडिपेंडेंट स्टेट मैसूर हैदर अली, केरला किंग मार्तंड वर्मा, और राजपूत स्टेट राजा सवाई सिंह ऑफ एम्बर। फिर न्यू स्टेट आपकी मराठा, सिख, जाट और अफगान भी हुई, ठीक है। अब नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल स्टेट, तो वही है कि इनके बारे में कांस्टेंट वॉरफेयर था, जागीरदारी क्राइसिस थी, ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस थी। और जितनी भी सब थी वो कहीं ना कहीं मुगल एम्पीरियल से मतलब चाहती थी अपने कनेक्शन रखना, ठीक है। पॉलिटी जो थी वो वाज रीजनल इन कैरेक्टर, और किससे सपोर्ट से चलती थी? लोकल लोगों से, ठीक है। और मतलब वो फेल्ड हो गए एक सिस्टम डेवलप करने में, फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम था, तो उसको वो स्टैब्लिश नहीं कर पाया। साइंस टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड थे, ठीक है, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर ऊपर से देखेंगे इसको भी। तो एग्रीकल्चर क्या था? एक तो स्टेगनेंट था, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड था, ठीक। पीजेंट्स के लिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, मतलब बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। पीजेंट ज्यादा रेवेन्यू देते थे किनको? स्टेट को, जमींदार को, जागीरदार को, रेवेन्यू फार्मर्स को। और क्या क्या उगाते थे? राइस हो गया, बीट हो गया, शुगर हो गया, पेपर हो गया, स्पाइसेस हो गया, कॉटन हो गया,
ठीक है, ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थे। ट्रेड के टाइम पे क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट थे हैंडीक्राफ्ट में, हमारे एक्सपोर्ट उस टाइम ज्यादा थे इंपोर्ट से, और ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है। लेकिन उस टाइम पे हमारे इंपोर्ट कम थे, एक्सपोर्ट ज्यादा थे। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक, हार्डवेयर, इंडिगो, ओपियम, राइस वगैरह, ये सब हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। सब चीजें मंगवाते क्या थे, गोल्ड, मस्क, वूलन क्लोथ, कॉपर, आयरन, पेपर, पोर्सलिन, पर्ल्स, डेट्स, ड्राइड कॉफी, टी, ये सब हम इंपोर्ट करते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही थी, शिप इंडस्ट्री भी फ्लोरिश कर रही थी, मेटल इंडस्ट्री भी फ्लोरिश कर रही थी, फ्लरिश हो रही थी, सॉरी। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। अब हम देखेंगे जो हम आइटम इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कौन कौन सी आइटम कर रहे थे। तो पर्शियन गल्फ से देखो, इसको याद करने का तरीका है, इट मे बी आस्क्ड, इट माइट बी आस्क्ड इन यूपीएससी ईपीएफओ, याद करने का तरीका, पर्शियन गल्फ है ना, तो जितने पीपी नाम के वो पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट किए, पर्ल्स, ठीक है, और इसमें आर भी आ रहा है तो रॉ सिल्क, वूल भी मान लेते हैं हमने यहीं से मंगाई होगी, पर्शियन से, एरिया से। फिर जितने भी डी नाम के हैं तो डेट्स, ड्राइड फ्रूट, रोज वाटर टाइप, ये सब चीजें हमने पर्शियन गल्फ से। अरेबिया से कॉफी, गोल्ड, ड्रग, हनी मंगवाते। चाइना से हम टी, शुगर, पोर्सलिन, सिल्क। तिब्बत से हम गोल्ड, मस्क, वूलन क्लोथ। अफ्रीका से आइवरी, ड्रग। यूरोप से भी हम वूलन क्लोथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर मंगवाते थे। ये हम चीजें इंपोर्ट करते। एक्सपोर्ट क्या करते थे हम, एक्सपोर्ट हम करते थे इंडिगो, सॉल्ट पीटर, सिल्क फैब्रिक, कॉटन टेक्सटाइल, वीट, शुगर, पेपर, जो जो हम उगाते थे सब, ड्रग्स भी सब, यानी कि मेडिसिन के बारे में। तो डक्का ये है इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे डक्का, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, ये सब क्या थी आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट सेंटर। ध्यान रखिएगा, कश्मीर वॉज सेंटर ऑफ वूलन मैन्युफैक्चर। द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर यूपीएससी एपीएफओ, सेंटर ऑफ वूलन मैन्युफैक्चर कश्मीर। शिप बिल्डिंग के लिए महाराष्ट्र, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, आंध्र प्रदेश, बंगाल। महाराष्ट्र को ऐसे याद रखो बैम करके या मैप करके, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल। ठीक, जैमोरिन जो थे कैलिकट के, उन्होंने मुस्लिम कुंजली मरकर यूज किया था। व्हाट इज दिस, सी फेयरिंग एबिलिटी, नेवी के लिए। ठीक है, तो ये सब था। और शिवाजी की नेवी सबसे बेस्ट थी, शिवाजी भोसले जो थी उनकी नेवी सबसे अच्छी थी। और वो किस कोस्ट पे रहते थे, वेस्टर्न कोस्ट पे, कि मराठा से थे, मराठास थे। ठीक है, और किसके अगेंस्ट थे वो, पोर्टुगीज के, ध्यान रखिएगा, पोर्टुगीज इंपॉर्टेंट है शिवाजी। अब ईस्टर्न घाट्स के बारे में दो चीजें हैं, ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक, तो वेस्टर्न घाट्स का ये वाला एरिया कोंकण, ये कन्नर बीच वाला, ऐसे देख लो, कोंकण पहला, कोंकण, कन्नर और मालाबार कोस्ट, और इधर नॉर्दर्न सरकार ऊपर, देन कोरोमंडल कोस्ट। ये नॉर्दर्न सरकार, कोरोमंडल कोस्ट, ये आपका एरिया था कोंकण, ये आपका है कनारा और मालाबार। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया। और एक ये भी है, जो वाइट डेल्टाज बनते हैं वो ईस्ट साइड पे बनते हैं, वेस्टर्न साइड पे डेल्टाज नहीं बनते। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन 6 एरियाज में आपके वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे डेल्टाज नहीं बनते, नहीं मतलब नहीं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं वापस। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, यूरोपियन कंपनीज जो थी वो इंडियन शिप्स भी यूज करती थी। अब देखते हैं एजुकेशन का स्टेटस क्या था, एजुकेशन का स्टेटस क्या था। ठीक, तो एजुकेशन ट्रेडिशनल लाइन पे चलती थी। ठीक है, ठीक है, बस वही नॉलेज कहाँ तक कन्फाइंड थी, लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी वगैरह। ठीक, एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी वो हिंदू पाठशाला में और मुस्लिम मकतब्स में थी।
तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर व्हाट इज मकतब। तो ये बेसिकली मुस्लिम क्या थे, एलिमेंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, ठीक। और पाठशाला तो आप पता है आपको हिंदूज के थे। तो 4 फेमस सेंटर थे संस्कृत एजुकेशन के, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काशी, तिरहुत, मिथिला यानी कि बंगाल, नडिया, उत्कल। कहाँ पे हैं जो 4 फेमस सेंटर संस्कृत एजुकेशन के, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। काशी, तिरहुत, नदिया, उत्कल। काशी, तिरहुत, नदिया, उत्कल। काशी, तिरहुत, नदिया, उत्कल। काशी, तिरहुत, नदिया, उत्कल। और मदरसा जो थे वो हायर लर्निंग के लिए थे, पर्शियन और अरेबिक के लिए, ठीक है। जो कि और अजीमाबाद पटना फेमस था पर्शियन एजुकेशन। तो ये भी पूछ सकते हैं फॉर यूपीएससी पीएफओ कि फेमस सेंटर फॉर पर्शियन एजुकेशन वाज इन अजीमाबाद। Chatuspatis or tolls. The question, it is very important. The question might be asked from here. What do you mean by Chatuspatis or tolls? So basically, they are क्या है ये चटुस्पतीज टोल्स, ये हिंदूज में क्या थे, इंस्टीट्यूट थे हायर लर्निंग के। जैसे मदरसा मुस्लिम में थे, ऐसे ही चटुस्पतीज और टोल्स हिंदूज में थे, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोल्स, चटुस्पतीज बंगाल बिहार के एरिया में थे। चटुस्पतीज टोल्स आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन हिंदूज, जस्ट लाइक मदरसा इन मुस्लिम्स। एब्सेंस ऑफ स्टडी, साइंस वगैरह नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं। सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, काफी सारी कास्ट थी हिंदूज में, कास्ट थी, फिर सब कास्ट थी, पेट्राइकल माइंडसेट था, ठीक है। जो मुस्लिम थे उनमें भी जो था डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। एक अजलफ जो है मुस्लिम में, लोअर क्लास मुस्लिम को कहते हैं, जैसे हिंदूज में होता है लोअर क्लास, वैसे ही मुस्लिम्स में भी लोअर क्लास है अजलफ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अजलफ, व्हाट डू यू मीन बाय अजलफ। The question might be asked from here in UPSC PFO, what do you mean by ajlaf? तो ajlaf basically is a lower class Muslims, okay, और शरीफ Muslims are nobles here, okay। नेक्स्ट 4 वर्णास है हिंदूज में, देन मैंने बताया आपको सब फिर कास्ट में डिवाइडेड है, मुस्लिम भी ऐसे ही थे, डिवाइडेड थे। शिया सुन्नी तो थे ही मुस्लिम में, इनके साथ साथ ईरानी, अफगान, तुरानी, हिंदुस्तानी मुस्लिम्स भी नोबल्स थे। तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर व्हाट इज सुन्नी एंड शिया, सुन्नी एंड शिया, सुन्नी एंड शिया द पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री बेसिकली। तो सुन्नी और शिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, ओके। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद दोज हु बिलीव अली वाज हिज सक्सेसर, तो वो हो गए शिया। जो बिलीव करते हैं अली उनके सक्सेसर थे, और जो नहीं बिलीव करते वो सुन्नी है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी। मेजॉरिटी में इंडिया में सुन्नी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन है, सुन्नी है, ठीक। नेक्स्ट, वुमेन की सोसाइटी में क्या पोजीशन थी, तो वुमेन की वही थी, अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं थी, बहुत कम थी। अपर क्लास वुमेन सिर्फ घर में रहती थी, लोअर क्लास वुमेन फील्ड्स वगैरह में काम करती थी। पर्दा, सती, डाउरी, चाइल्ड मैरिज वगैरह थी, एग्जिस्ट करती थी। राजा स्वई जयसिंह ऑफ एम्बर एंड मराठा जनरल परशुराम भाऊ ट्राइड टू प्रमोट विडो रिमैरिज बट फेल्ड। So the question might be asked from here. Question might be asked from here also. Which Portuguese ruler, yeah, which Portuguese governor had banned sati? Had banned sati. I told you in earlier lecture. His name was Albuquerque. वो रियल फाउंडर थे, उन्होंने सती अबॉलिश की थी, ठीक। अकबर ने भी कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन आपके राजा सवाई जयसिंह और ऑफ अंबर और मराठा जनरल परशुराम भाऊ ने भी कोशिश की थी किस चीज की, विडोरी मैरिज, बट फेल हो गई, ठीक। स्लेवरी का क्या था, यूरोपियन ट्रेवलर्स ने अपनी बताया है ना अपनी बुक्स में कि स्लेवरी इंडिया में काफी प्रचलित थी, लेकिन कंडीशन यूरोपियन रीजन से बेटर थी काफी, ठीक है। वुमेन स्लेव्स को वो हाउस होल्ड वर्क के लिए रखते थे। तो यूरोपियंस ने ज्यादा स्लेवरी ट्रेड वगैरह बढ़ाया इंडिया में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो असफ उद्दौला 1784 में उन्होंने बड़ा इमाम बारा लखनऊ में बिल्ड किया। तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, हु बिल्ड बड़ा इमाम बारा इन इन लखनऊ, सॉरी एट लखनऊ, तो असफ उद्दौला। सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी ऑफ जयपुर बनाई थी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु बिल्ड पिंक सिटी ऑफ जयपुर, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, साथ साथ
5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बनाई, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। पता होना चाहिए आपको। तो ऐसे याद कर लो, दिल्ली डीजे करके, फिर MBU, ठीक है, BUM करके, तो डीजे बम करके याद करना है। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, 5 जगह। उन्होंने एक टाइम टेबल ही बनाया, इसको जी मोहम्मद शाही बना कहते हैं, जी मोहम्मद शाही, जो लोगों को एस्ट्रोनॉमी में हेल्प करता है, ठीक है। जी मोहम्मद शाही, किन्होंने? सवाई जयसिंह, जिन्होंने पिंक सिटी ऑफ जयपुर बनाया, जिन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई। कहाँ कहाँ? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, ठीक है। साउथ में केरला में थे पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है। ये किस चीज के लिए फेमस थी? मुराल पेंटिंग के लिए। तो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, वेयर इज पद्मनाभपुरम पैलेस? तो इट इज इन केरला। जो कांगड़ा और राजपूताना पेंटिंग है, ये आई उस टाइम फ्लरिश हुई। उर्दू राइटर्स आए काफी, मीर सौदा, नाजिर, मिर्जा गालिब, ठीक है। साउथ इंडिया मलयालम लिटरेचर फ्लरिश हुआ। और कंचन नाम्बियार नोटेड मलयालम पोएट थे, ठीक है, कंचन नाम्बियार। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन UPSC EPFO कि हीर रांझा द रोमांटिक एपिक इन पंजाबी लिटरेचर was composed by वारिस शाह। वारिस शाह, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु कंपोज्ड हीर रांझा? और किस में है ये? पंजाबी लिटरेचर में। तो ये भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी लिटरेचर में, उर्दू में, बट किस में है? पंजाबी लिटरेचर में। और किसने कंपोज की थी? वारिस शाह। हीर रांझा वाज कंपोज बाय वारिस शाह। और ये लास्ट, इन सिंधी लिटरेचर शाह अब्दुल लतीफ ने रिसालो कंपाइल्ड की थी, कंपोज की थी। रिसालो, हु कंपोज रिसालो? शाह अब्दुल लतीफ। लतीफ, रिसालो, एल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, शाह अब्दुल लतीफ रिसालो। रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई तमिल लैंग्वेज में, जैसे तमिल लैंग्वेज वाज इनरिच्ड बाय सितार पोएट्री। और तय्यू मनवर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट है सितार पोएट्री। तो व्हाट डू यू मीन बाय तय्यू मनवर? इट माइट बी आस्क्ड इन UPSC EPFO, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ सितार पोएट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो अभी हम देखेंगे इसके एक दो क्वेश्चन, देन ये हम फिर लेक्चर नेक्स्ट में करेंगे बाकी। तो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस? कौन थे? औरंगजेब। तो पता है आपको औरंगजेब थे, ठीक है। इन्होंने फतवा आलमगीरी की थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे ये, ठीक है। तो रिलीजियस पॉलिसी जो अकबर की थी वो कंप्लीट टॉलरेबल थी, और इनकी अपोजिट भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? तो वीक सक्सेसर थे, यस। कंटिन्यूस वॉर ऑफ सक्सेशन, यस। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, यस। जागीरदार क्राइसिस, यस। डीजनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी, यस। तो सभी में आंसर होगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। So this is all about today's lecture. Thank you. Thank you.